दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकुंद शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आप एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं। एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, भारत में जो यवन आक्रमण है, यानी कि भारत में जो बैक्ट्रियन यूनानी राज्य है उसकी हम बात करेंगे। और भारत में कौन कौन यवन आक्रमणकारी आए और भारत पर अपना शासन स्थापित किया, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले वाली जो वीडियो में मैंने सातवाहन वंश के बारे में डिटेल से पढ़ा है और उसके जो सबसे पराक्रमी जो शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी है, उसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ा है। और उम्मीद करता हूँ कि आप डियर फ्रेंड्स आपको उसको अच्छी तरह से पढ़े भी होंगे और नोट्स भी बनाए होंगे। ठीक है। तो अब तक हमने जो सातवाहन वंश से पहले हमने बात की है कर्ण वंश के बारे में, और कर्ण वंश से पहले हमने बात की है हम जो शुंग वंश है उसके बारे में डिटेल से पढ़ा, यानी कि हम मौर्योत्तर काल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं भारत में जो यवन आक्रमण है उसकी हम डिटेल से बात करते हैं। ठीक है। आपने आपने पढ़ा होगा कि जो सिकंदर की जो मृत्यु होती है जो 323 ईसा पूर्व के पश्चात, जो आपको उसके जो विजित क्षेत्रों पर जो अधिकार करने के लिए इसके दो जो सेनापति थे, यानी कि दो सेनापति, आपने शायद एक यानी कि सेल्यूकस के बारे में तो नाम सुना होगा, और एंटीगोनस एंटीगोनस के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। ठीक है। तो आपको पता है कि जो सिकंदर महान भारत में आता है और भारत में जो झेलम नदी के किनारे युद्ध होता है राजा पोरस के साथ, और जो यहाँ के जो शासक थे यानी कि जो आम्बी शासक था उसके राजा पोरस के साथ विश्वासघात करता है और सिकंदर की सेना में जाकर क्या करता है सिकंदर का साथ देता है। ठीक है। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि जो 323 ईसा पूर्व में जब वो भारत से वापस लौट जाता है, यानी कि जो उस वक्त नंद वंश के जो शासक घनानंद का भारत पर साम्राज्य था, और उसके साथ जो चाणक्य था, चाणक्य की बुद्धिमत्ता से परेशान होकर उसकी जो एक उसने एक जाल बिछाया था। कहने का मतलब है कि जो नंदवंश पर सिकंदर साम्राज्य स्थापित ना कर सके, युद्ध ना कर सके, तो समय से पहले ही क्या है कि सिकंदर वापस मतलब अपने जो राज्य है, अपने जो देश है वापस चला जाता है। और जो बेबीलोन के पास में, यानी कि इसको बेबीलोन के पास में बीमारी के कारण, यानी कि उसकी जो बुखार हो जाता है, यानी कि ज्वर हो जाता है, उस ज्वर से क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको पहले बता दिया था। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ तक की जो आगे की जो स्टोरी है, आगे की जो बात है, हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। यानी कि आज हम पूरा ये टॉपिक क्लियर करेंगे। थोड़ा सा वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ेगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर इसी वीडियो को मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊँ तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं इसी वीडियो के अंदर पूरा कवर कर लूँगा भारत में जो यवन आक्रमण है। ठीक है। तो देखिएगा मेरे साथ आप बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है। देखते हैं। तो देखिए 323 ईसा पूर्व में क्या है, बेबीलोन में जब सिकंदर महान की मृत्यु हो जाती है, तो इसका जो सपना था कि विश्व विजेता बनने का, तो वो पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन इसका विश्व विजेता का सपना पूरा करने के लिए इसका जो सेनापति था सेल्यूकस, ये क्या करता है कि ये भारत पर आक्रमण करता है, और भारत पर आक्रमण करने के साथ साथ ये सिकंदर महान का सपना भी पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी इस चीज़ में नाकामयाब रहता है। ठीक है। तो देखिए अब दोबारा से इसको देखिएगा डियर फ्रेंड्स, देखिएगा जो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व के पश्चात, जब सिकंदर महान की मृत्यु हो जाती 323 में, तो इसके विजित क्षेत्र, यानी इसका राज्य बहुत बड़ा था। कहने का मतलब उत्तर पश्चिमी भारत पर इसका साम्राज्य स्थापित हो गया था। और साथ ही जो पंजाब है, यानी कि जो झेलम नदी के आसपास के क्षेत्रों को भी विजित कर लिया था। ठीक है। तो जो सप्त सैंधव प्रदेश जिसको हम कहते हैं, यानी कि 7 जो नदियां हैं उसके जो क्षेत्र था उस पर वो अधिकार कर लेता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि आगे भारत पूर्व की तरफ नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि नंदवंश का यहाँ पर साम्राज्य था। तो सेल्यूकस की मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि इसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाता है। तो साम्राज्य बड़ा हो जाने के पश्चात क्या होता है, सेल्यूकस और जो एक इसका भी एक सेनापति एंटीगोनस के मध्य युद्ध होता है। वैसे तो मोस्टली क्या होता है कि जो राजा पोरस था, उस पोरस को भी इस साम्राज्य का बंटवारा होता, तब उसको भी कुछ हिस्सा उसको मिलता है। कहने का मतलब है जो उसका प्रॉपर जो राज्य था साम्राज्य, उसी को वो वापस दे दिया जाता है। ठीक है। तो
अब सेल्यूकस और एंटीगोनस के मध्य युद्ध होता है क्योंकि इसकी जो बड़ा साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। वैसे तो मोस्टली ये सेल्यूकस और एंटीगोनस क्या करते हैं कि दोनों मिलकर जो भी सेनापति थे उनको सबको परास्त करते हैं, फिर बाद में ये दोनों भी आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं साम्राज्य के बंटवारे के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, आगे बात करें। सिकंदर महान 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है, और जब साम्राज्य के बंटवारे में सेल्यूकस और एंटीगोनस के मध्य एक लड़ाई होती है 301 बीसी के अंदर। ठीक है, देखिएगा डियर फ्रेंड्स, इस बीसी और एडी यानी कि बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व की बात अगर करें तो ईसा मसीह के जन्म से 301 साल पहले की बात है। ठीक है, तो इम्पस की युद्ध लड़ाई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने शायद इस लड़ाई के बारे में सुना भी नहीं होगा और पढ़ा भी नहीं होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि इम्पस की लड़ाई किस किस के मध्य होती है, यानी कि जो सिकंदर महान है उसकी जो दो सेनापति हैं सेल्यूकस और एंटीगोनस के मध्य इम्पस की लड़ाई होती है 301 बीसी में। और क्यों होती है? साम्राज्य के बंटवारे के लिए होती है। ठीक है, और उसके जो बड़ा एम्पायर है उस पर अधिकार करने के लिए युद्ध होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सेल्यूकस है, सेल्यूकस इसमें जीत जाता है और जो एंटीगोनस है वो हार जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि इसके साम्राज्य पर किसका अधिकार हो जाता है? सेल्यूकस का अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम सेल्यूकस के बारे में हम देख लेते हैं कि सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व से लेकर 304 ईसा पूर्व के मध्य ये क्या करता है, भारत पर आता है, भारत पर अधिकार करने के लिए आता है। तो लेकिन भारत पर भी एक बहुत ही महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहता है। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का एक बहुत ही एक कूटनीतिज्ञ और उसका जो गुरु था यानी कि चाणक्य था, ये बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति था। और बुद्धिमानी व्यक्ति होने के साथ साथ जो भी इंस्ट्रक्शन होते थे यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को देता था और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता था। ठीक है, तो 304 305 और 304 ईसा पूर्व में क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य पर जो सेल्यूकस है क्या करता है, युद्ध करता है, उसके साथ लड़ाई करता है। लेकिन क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य इसमें विजित हो जाता है और जो सेल्यूकस है, सेल्यूकस इसमें क्या करता है, हार जाता है। लेकिन हार जाने के पश्चात क्या होता है कि जो सेल्यूकस है अपनी जो पुत्री है हेलेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेलेना का जो विवाह है उसके साथ कर देता है। किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ये विवाह कर देता है। और विवाह करने के पश्चात क्या होता है, सेल्यूकस के जो 4 बड़े राज्य होते हैं वो उसको दहेज में दे देता है। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में देता है। कितने हाथी देता है? 500 हाथी उपहार में देता है। तो यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई। इसके साथ ही क्या होता है डियर फ्रेंड्स, जो इसको कहा जाता है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। यानी कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह होता है। ठीक है, और विवाह होता है किसके साथ? हेलेना का साथ है। ठीक है, तो इसका विवाह इसके साथ होता है। और साथ ही क्या करता है कि सेल्यूकस अपना एक राजदूत है मेगस्थनीज उसके दरबार में छोड़ देता है, यानी कि उसके राज दरबार में भेजता है। और ये राजदूत क्या करता है, एक मेगस्थनीज है वो क्या करता है, किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम्स के अंदर। जो इंडिका नामक जो पुस्तक होती है, ये इंडिका नामक पुस्तक क्या करता है, लिखता है। और इस इंडिका नामक पुस्तक से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि मौर्य वंश के बारे में डिटेल से हमें जानकारी मिलती है। साथ ही मोस्टली चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी हमें सबसे ज़्यादा मिलती है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये तो हमारी कहानी थी, सेल्यूकस की कहानी थी। ठीक है, अब थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखना ये भारत पर जो यवन आक्रमण कैसे होता है, और यवन के बाद में जो एंटियोकस प्रथम, द्वितीय, तृतीय, है ना, और डेमेट्रियस वगैरह है, ये भारत में कैसे आते हैं, वो किस तरह भारत पर आक्रमण करते हैं, कहाँ कहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, अब देखते हैं जो सेल्यूकस है, सेल्यूकस का एक पौत्र होता है एंटियोकस। ठीक है, एंटियोकस सेकंड होता है। और इस एंटियोकस सेकंड के मध्य क्या होता है कि जो बैक्ट्रिया है, बैक्ट्रिया और पर्शिया के अंदर क्या होता है, एक विद्रोह हो जाता है। ठीक है, और ये विद्रोह होता है 250 बीसी के अंदर होता है, यानी कि 250 ईसा पूर्व में होता क्या है कि जो एंटियोकस का पौत्र यानी पोता। ठीक है, अब देखिएगा आपने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि अब आपको भी पता है कि एंटियोकस जो सेकंड है, तो सेकंड का मतलब है इसका पिता कौन होगा, एंटियोकस
फर्स्ट होगा। तो ऐसे एंटियोकस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप याद रखना ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एंटियोकस जो सेकंड, इसका पिता कौन होता है, यानी कि एंटियोकस फर्स्ट होता है, ठीक है। और इसका दादाजी कौन होते हैं, यानी कि कहने का मतलब है जो सेल्यूकस होता है, सेल्यूकस का ये पौत्र होता है, ठीक है, पोता होता है। तो जब बैक्टीरिया है उस समय भारत इस जो शासन कौन करता है, एंटियोकस सेकंड करता है, क्योंकि सेल्यूकस तो बहुत वृद्ध हो जाता है, यानी कि बूढ़ा हो जाता है। तो 250 बीसी में क्या होता है कि सेल्यूकस का जो पौत्र है एंटियोकस जो सेकंड है, उस समय क्या है, बैक्टीरिया और जो पर्शिया में विद्रोह हो जाता है, ठीक है। और बैक्टीरिया और जो पर्शिया, उसमें विद्रोह करने वाले दो व्यक्ति होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया में तो क्या है कि जो डायोडोटस प्रथम, देखिए ये भी प्रथम की बात है, प्रथम सेकंड है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे भी ऐसे होगा। तो बैक्टीरिया में उस समय क्या था, 250 बीसी के अंदर जब एंटियोकस का शासन था, उस एंटियोकस सेकंड का शासन था, तो बैक्टीरिया में किसके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है, डायोडोटस प्रथम के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है, ठीक है। तो प्रथम के द्वारा विद्रोह किसके द्वारा किया जाता है, डायोडोटस प्रथम के द्वारा बैक्टीरिया में। और पर्शिया में किसके द्वारा विद्रोह किया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अरसेकस, ठीक है। कौन है, अरसेकस नामक जो राजा है, यानी कि इसी का सेनापति रहता है, तो ये विद्रोह कर देता है। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं कि जो डायोडोटस प्रथम तो बैक्टीरिया में विद्रोह करता है, और पर्शिया के अंदर, यानी कि इसको पार्थियन भी बोल सकते हैं, तो पर्शिया के अंदर सरकेसस नामक व्यक्ति यानी सेनापति के द्वारा ये विद्रोह कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये दोनों क्या करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया और पर्शिया दोनों राज्य अपने आप को क्या स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया जाता है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये स्वतंत्र हो जाते हैं, इस पर किसी भी दूसरे राजा का या किसी दूसरे देश का अधिकार नहीं होता है। तो ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्वतंत्र कर लेते हैं। और किसके समय, एंटियोकस सेकंड के समय ये क्या कर लेते हैं, अपने राज्य को स्वतंत्र कर लेते हैं, यानी कि बैक्टीरिया और पर्शियन या पार्थियन दोनों क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। इस पर किसी दूसरे बाहरी राज्य या किसी राजा का क्या है, जो दबाव नहीं रहता है, अधिकार नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि किसके समय, यानी कि इस सम्राट के समय है बैक्टीरिया और पर्शिया के अंदर विद्रोह होता है। तो आपको डियर फ्रेंड्स क्या बताना है, आपको ये बताना है कि जो एंटियोकस जो सेकंड है, इस एंटियोकस सेकंड का विद्रोह होता है, ठीक है। तो पार्थिया या पर्शियन पर विद्रोह किसके द्वारा किया जाता है, अरसेकस के द्वारा, और बैक्टीरिया पर डायोडोटस प्रथम के द्वारा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका जो बैक्टीरिया है और उसकी थोड़ा सा हम इसका लोकेशन देख लेते हैं कि देखिए जो बैक्टीरिया है जो कहाँ पड़ता है, इसका लोकेशन कहाँ है। तो आपको पता है कि जो हिंदू कुश पर्वत है, मैंने आपको जो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हमने बताया था कि जो हिंदू कुश पर्वतमाला है, यही जो हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। तो ये दो पर्वतमाला, एक तो हिंदू कुश पर्वतमाला और एक सुलेमान पर्वतमाला। तो देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको इसका व्यू दे देता हूँ, और व्यू दे देता हूँ। देखिएगा, ये हमारा देखिए ये जो हमारा इंडिया का मैप है, जैसे मान ये उत्तरी भारत है, ठीक है, मैंने बताया था ना। तो ये इधर मैंने आपको बताया था कि ये 4 रेंज है, ठीक है, ऐसे, यानी कि ये तो ऊपर वाली है आपकी जो ट्रांस हिमालय, इसके दक्षिण में है आपकी कौन सी हिमालय, यानी कि महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। कहने का मतलब है हिमालय पर्वतमाला आ गया। तो हिमालय पर्वतमाला का जो भाग है, यानी कि नंगा पर्वत से जब ये पश्चिम की तरफ जाता है, तो एक भाग तो आपके पाकिस्तान में चला जाता है, इसका एक हिस्सा, ठीक है, और एक हिस्सा चला जाता है कहाँ पे, आपके अफगानिस्तान में आता है, ठीक है। और इस दोनों के मध्य, ठीक है, यानी कि दोनों के मध्य जो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला से इसको तो हम सुलेमान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुलेमान पर्वतमाला। ये तो आपके कहाँ, पाकिस्तान में। और जो हिंदू कुश पर्वतमाला है, ये आपके अफगानिस्तान में। तो आपको क्या याद करना है डियर फ्रेंड्स, तो हिंदू कुश पर्वतमाला है ना, यानी हिंदू कुश पर्वतमाला के पार, यानी कि उसके पार
उत्तरी अफगानिस्तान के अंदर एक बल्ख नामक क्षेत्र है। उस बल्ख नामक क्षेत्र के अंदर आपका ये बैक्टीरिया आता है। तो आपको याद क्या करना है कि हिंदू कुश पर्वतमाला के उत्तर में जो उत्तरी अफगानिस्तान है, वहां पर एक बल्ख नामक एक स्थान है, वहां पर इसका बैक्टीरिया है, उस क्षेत्र के अंदर ये बैक्टीरिया है। ठीक है, तो वहां पर देखिए फ्रेंड्स, इसका लोकेशन आपको समझ में आ गया ना? ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? ओके जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है, तो आज़ाद हो गया यानी कि, और इसके पास पार्थियन भी है यानी पार्थिया भी है। तो दोनों क्या है कि एक दूसरे, दोनों है जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। यानी कि पर्शिया को तो अर्सेकस के द्वारा स्वतंत्र करवा दिया जाता है, और बैक्टीरिया को जो डायोडोटस प्रथम के द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है, स्वतंत्र करवा दिया जाता है। ओके, तो इसके बाद में देखिएगा एक बात है इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम्स के अंदर। तो जो बैक्टीरिया को आरियाना यानी कि आरियाना का गौरव कहा जाता है, यानी कि आरियाना का गौरव किसको कहा गया है? बैक्टीरिया को कहा गया है। और इससे कहने वाला कौन था? स्ट्रेबो नामक एक इतिहासकार है, ये कहता है कि आरियाना का गौरव किसको कहा है? बैक्टीरिया को कहा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई है। अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। अब देखिए, जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में एक आदिवासी जनजाति है, यानी कि इसको सीथियन जनजाति कहते हैं, और ये एक बर्बर जनजाति है। यही सीथियन आगे जाके इसका नाम होता था शक। ठीक है, तो आपको पता है शक बहुत ही खतरनाक थी। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आंध्र सातवाहन वंश है उनका किसके साथ युद्ध होगा? या तो शकों से युद्ध होगा, या जो कलिंग जो नरेश है उसके साथ। जो शक तो क्या है, पश्चिम में थे, पूर्व में आपके क्या थे, जो कौन थे आपके, जो कलिंग जो शासक है, जिसमें मैंने आपको बताया था खारवेल के बारे में। ठीक है, उनसे युद्ध होगा। जो मैंने हाथी गुम्फा और बलेख नामक जो एक अभिलेख है उससे में ये पता चलता है। ठीक है, और इसके उत्तर में कौन था? विंध्याचल पर्वतमाला और आपकी नर्मदा नदी, और दक्षिण में कृष्णा नदी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो शक थे ना, ये इन्हीं को क्या कहते हैं, सीथियन जाति कहा जाता था। और ये भी जाति कहाँ थी? ये बैक्टीरिया की ही एक जाति थी। ये बहुत ही बर्बर जाति, कहने का मतलब है इतनी क्रूर जाति थी कि यानी कि किसी को गाजर मूली की तरह ये काट देती थी। तो ये ऐसे क्रूर जाति थी। ठीक है, यानी कि बर्बर जाति थी। ठीक है, तो ये शक, आगे हम शकों के बारे में अलग से ही वीडियो बनाएंगे। तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा और व्यू मैंने आपको दे दिया है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये शक जाति कहाँ से आ गई तो हम वो आगे देखेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से वापस देखते हैं। देखिए, इस समय बैक्टीरिया में सीथियन जनजाति के साथ साथ, अब देखिएगा जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में जो सीथियन जनजाति है ना, ये शक जाति के अलावा एक यूनानी भी रहते थे और ईरानी भी, ये मिश्रित रूप से रहते थे। यानी कि यहाँ पर सीथियन जनजाति यानी कि शक, यूनानी और ईरानी सभी मिलजुल कर तो क्या है, यानी मिक्सअप रूप में वहाँ पर निवास करते थे। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। देखिएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं सेल्यूकस का पुत्र एंटियोकस प्रथम का पुत्र आपका एंटियोकस सेकंड, और सेकंड के पश्चात एंटियोकस सेकंड का पुत्र कौन आएगा? एंटियोकस थर्ड आएगा। तो इस यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं रहना है। तो ये मैंने एक श्रृंखला बना दी है यहाँ पर, यानी कि सेल्यूकस का पुत्र एंटियोकस प्रथम का पुत्र एंटियोकस द्वितीय, और एंटियोकस द्वितीय का पुत्र एंटियोकस थर्ड आएगा। ठीक है, तो वो आगे हम देखेंगे। तो पहले यहाँ तक देख लेते हैं। देखिएगा, ये सेल्यूकस के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो वो मतलब जो कहने का मतलब है कि जो युद्ध होता है ना, 305 और 4 BC के अंदर होता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य इनके युद्ध होता है। तो वो तो मैंने स्टोरी आपको बता दी है। अब देखिएगा, एंटियोकस जो प्रथम है, इस एंटियोकस प्रथम की और बातें करते हैं। देखिए, यहाँ इस एंटियोकस प्रथम की थोड़ी सी बात हम देखते हैं कि इस एंटियोकस का जो इसकी सेल्यूकस के पश्चात वहाँ का बैक्टीरिया का शासक कौन बनता है? एंटियोकस प्रथम बनता है। और ये एंटियोकस जो प्रथम क्या करता है कि 293 BC यानी कि 293 बिफोर क्राइस्ट के अंदर वहाँ पर एक गाल जनजाति पाई जाती थी। यानी कि वहाँ पर कहाँ, यानी कि बैक्टीरिया में गाल जनजाति पाई, उस गाल जनजाति को उसने हराया था। ठीक है, और ये गाल जनजाति एशिया माइनर की थी। ठीक, एशिया माइनर से आई हुई थी। तो इस जाति को ये हरा देता है। इस जाति को हराने के पश्चात क्या होता है कि ये जाति है ना, जो वहाँ की बैक्टीरिया को, लोगों को बहुत ही परेशान करती थी, यानी कि बहुत ही उनको
बहुत ही आघात पहुंचाती थी। ठीक है, तो इसीलिए ये 293 बीसी में क्या था, एंटियोकस प्रथम युद्ध करता है और इसी गाल जनजाति को हरा देता है, और इसी कारण से इस एंटियोकस फर्स्ट को एक उपाधि दी जाती है, यानी कि सोटस। इसको हम क्या कह सकते हैं, देखिएगा, सोटस है, इसको सोटस भी कह सकते हो, या हम इसको एक अलग नाम दे रखा है, यानी कि इसको सेवियर, क्या, सेवियर, सेवियर या सोटस जनजाति कहते हैं। तो इसका जो शाब्दिक नाम होता है सोटस या सेवियर का, उसका शाब्दिक नाम होता है बचाने वाला, बचाने वाला, क्योंकि ये जो गाल जनजाति बहुत ही बर्बर थी ना, तो वहाँ के लोगों को परेशान करती, तो इसने युद्ध किया और उसको हराया और यहाँ से उनको भगा दिया, तो इसीलिए उसको सोटस या सेवियर उपाधि दी गई थी। और सेवियर का जो शाब्दिक नाम क्या है, बचाने वाला, तो क्योंकि इसने अपनी जो प्रजा को इस गाल जनजाति से उसने बचाया था। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। अब देखिएगा, एंटियोकस प्रथम की स्टोरी इतनी ही है और इसको आप इतना ही याद करना है। अब इसके पश्चात एंटियोकस सेकंड क्या करता है, यानी कि राजा बनता है, और वो कब बनता है, 266 बीसी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व में ये क्या करता है, यानी कि राजा बनता। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो 266 ईसा पूर्व हम बात करें हैं, जो ईसा मसीह है, जो ईसा ईसा मसीह है के जन्म के 266 साल पहले की बात है ये। ठीक है, तो ये जन्म से 266 पहले की साल, यानी कि जन्म से पहले तो ईसा पूर्व लगेगा और उसके पश्चात, जन्म के पश्चात ईस्वी लगेगा। तो यह आप ध्यान रखें। तो बीसी और एडी, यानी बीसी तो हम कहेंगे ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात, और एडी कहेंगे ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात। ठीक है, तो ये बातें हम बात करेंगे आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे मोस्टली आपको याद हो गया है, इसमें कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं रखना है। तो 266 साल पहले, यानी कि जो एंटियोकस सेकंड क्या कहता है, बैक्टीरिया का शासक बनता है, और उसके समय मैंने आपको भी बताया था, इसके समय क्या होता है कि जो बैक्टीरिया और जो पार्थियन है ना, सरकेसर, और एक आपका जो कहने का मतलब है उसका नाम क्या होता है कि डायोडोटस प्रथम क्या करता है, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्वतंत्र घोषित की अगर बात करें तो क्यों कर लेते हैं, तो आपको पता है कि हो सकता है कि एंटियोकस अयोग्य राजा हो। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, था ही ये एंटियोकस से, ये एंटियोकस क्या था, अयोग्य शासक था। अयोग्य का मतलब क्या हुआ कि देखिएगा, ये एक शराबी व्यक्ति था, यानी कि पियक्कड़ था, बहुत ही पीता था। देखिए मैंने उसके लिए एक शराब की बोतल भी बना दी है, तो बस ये आपको पता है कि अगर कहीं पे हो तो वो और भी पी सकता है। ठीक है, तो ये तो मजाक की बात है। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये मैंने क्या था, शराब पीता था, साथ ही ये अय्यासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, यानी कि अय्यासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ठीक है, लेकिन देखिएगा, इसको ये अय्यासी प्रवृत्ति का भी था और शराबी था, तो उसको एक उपाधि दी गई थी, यानी कि थियस, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि थियस की उपाधि दी गई थी उसको, और थियस का मतलब हो गया देवता। ठीक है, भगवान, तो कहने का मतलब है इसकी भी पूजा होती थी। देखिएगा, अय्यासी व्यक्ति था, शराबी पीते था, है ना, तो लेकिन राजा था ना, तो उसकी जो एक देवता के रूप में क्या है, उसकी पूजा की जाती थी, यानी कि उसकी आराधना की जाती है वहाँ की प्रजा के द्वारा। ठीक है, तो ये अय्यासी प्रवृत्ति का व्यक्ति, इसीलिए क्या है कि ये जो बैक्टीरिया और पार्थियन जो ये जो राज्य है, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि एंटियोकस सेकंड के समय बैक्टीरिया को जो आज़ाद करवाने, स्वतंत्र कराने वाला व्यक्ति डायोडोटस प्रथम था, और पार्थियन या पार्शियन को कराने वाला कौन था, अर्सेकस था। तो डियर फ्रेंड्स ये बात याद रखो, और किसके समय में, यानी एंटियोकस सेकंड के समय में। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, बैक्टीरिया को स्वतंत्र करवाया, ठीक है, किसने करवाया, डायोडोटस फर्स्ट ने करवाया। तो अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर बैक्टीरिया पर किसका शासन हो गया, डायोडोटस का शासन हो गया, डायोडोटस प्रथम का शासन हो जाता है। ठीक है, तो डायोडोटस प्रथम का जो शासन हो जाता है,
तो यहाँ पर डायोडोटस का एक पुत्र था, डायोडोटस सेकंड, ठीक है। तो डायोडोटस सेकंड भारत पर शासन करता है, लेकिन भारत पर शासन करने का, क्योंकि ये थोड़ा इससे डायोडोटस प्रथम से थोड़ा पावरफुल था, इसके पास बहुत बड़ी सेना भी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डायोडोटस प्रथम का पुत्र यहाँ पर शासन करता है। लेकिन हम इससे पहले हम बात कर लेते हैं, डायोडोटस प्रथम की बात करें तो ये कैसे व्यक्ति था, इसने भारत पर शासन बैक्टीरिया पर शासन किस तरह कर लिया। देखिएगा, ये शक्तिशाली था, ठीक है। ये जो आपका जो एंटियोकस सेकंड था उससे बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था। ये विद्रोही प्रवृत्ति का नेता था, ठीक है, विद्रोही प्रवृत्ति का नेता था। इसके पास सेना सबसे अधिक भी थी, ठीक है। एंटियोकस प्रथम के समय ये बैक्टीरिया का गवर्नर था, ठीक है। तो बैक्टीरिया का ये गवर्नर था, तो इसी बैक्टीरिया का गवर्नर था किसके समय, एंटियोकस प्रथम के समय ये क्या था, बैक्टीरिया का क्या था, गवर्नर था, ठीक है। और इसके बाद में ये पार्थियन का विरोधी था, यानी कि ये पार्थियन यानी कि जो पर्शिया है उसका विरोधी भी था। ये चाहता था कि मैं भी इस पार्थियन पर अधिकार कर लूं, यानी कि राजा अर्सेकस को हराकर पूरे पर्शिया पर अपना अधिकार कर लूं, ठीक है। तो ये इसकी नीतियां थी, और ये इसलिए ये क्या थोड़ा पावरफुल व्यक्ति था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, डायोडोटस सेकंड की बात अपन करते हैं, ओके, देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए डायोडोटस की बात अगर करें तो डायोडोटस अपने पिता, अब आपको पता है पिता कौन, भाई ये सेकंड है तो इसका पिता कौन रहेगा, फर्स्ट ही रहेगा। तो डायोडोटस प्रथम ने अपने डायोडोटस द्वितीय ने अपने पिता डायोडोटस प्रथम की नीति को क्या बदल दिया, क्या है, क्योंकि इससे डायोडोटस द्वितीय प्रथम की नीति क्या थी, ये पर्शिया को अधिकार, यानी कि जो अर्सेकस को हराना है, और पार्थियन या पर्शिया को भी किसमें मिलाना है, इस आपके बैक्टीरिया में। तो इसने इस विरोधी को त्याग दिया, किसने, डायोडोटस सेकंड ने। ये थोड़ा कूटनीति व्यक्ति था, ये थोड़ा मतलब एक मित्रवत व्यवहार करके मतलब अधिकार करना चाहता था। तो ये क्या करता था कि अपने जो पिताजी हैं, अपने पिताजी यानी कि डायोडोटस द्वितीय ने अपने पिताजी की जो नीति थी ना, इस नीति को बदल दिया। और इस नीति उसने सेकंड कौन सी नीति, अपनी विदेश नीति लेकर आया, और अपने पिता की जो पार्थियन विरोधी नीति थी ना भाई, उसको पार्थियन को या पर्शिया को हराकर अपने साम्राज्य मिलाने की जो उसको बदल कर उसने एक पार्थियन से संधि कर ली उसने, यानी कि मित्रवत संधि कर ली। और मित्रवत संधि करके देखना उस पर अधिकार कैसे करेगा, ठीक है। तो ये इस पर संधि कर ली। देखिएगा, अब यहाँ पर भी देखिएगा एक अलग से एक शासक आएगा, यानी कि जो डायोडोटस द्वितीय के समय में देखिएगा यूथिडेमस, ठीक है, यूथिडेमस प्रथम ने डायोडोटस द्वितीय को, अब एक अलग से एक व्यक्ति आ जाएगा, यूथिडेमस प्रथम ने डायोडोटस द्वितीय को 212 बीसी के में युद्ध में पराजित करके स्वयं राजा बन जाता है। देखिएगा, यानी कि मैंने बताया था डायोडोटस प्रथम फिर डायोडोटस द्वितीय, अचानक यहाँ से एक व्यक्ति आ जाता, यानी यूथिडेमस है। इस यूथिडेमस क्या करता है कि डायोडोटस प्रथम सेकंड को पराजित करता है 212 बीसी के अंदर, और पूरे बैक्टीरिया पर अपना अधिकार कर लेता है, और बैक्टीरिया का स्वयं क्या बन जाता है, किंग बन जाता है, राजा बन जाता है। कौन, यूथिडेमस, ठीक है। अब देखिए ये यूथिडेमस क्या है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अब बैक्टीरिया पर राजा कौन होता है, यूथिडेमस, और ये कब से लेकर कब तक शासन करता है, 223 बीसी से लेकर 187 बीसी तक ये शासन करता है, ठीक है। देखिएगा, अभी इसको एक बार फिर से देखते हैं, देखिए सेल्यूकस का पुत्र कौन है, एंटियोकस फर्स्ट। एंटियोकस फर्स्ट का पुत्र होता है एंटियोकस सेकंड। अब देखिए एंटियोकस सेकंड का जो पुत्र तो थर्ड रहता, तो ये थोड़ा इन सभी से पावरफुल व्यक्ति था, ठीक है। तो ये इसको हम एंटियोकस महान भी कहते, जिस तरह सिकंदर महान था ना, वो पावरफुल था ना, वैसे ही इस व्यक्ति को भी, यानी एंटियोकस थर्ड को भी एंटियोकस महान कहा जाता था। तो यहाँ पर वापस आ जाइएगा, यानी कि यूथिडेमस ने क्या किया कि जो डायोडोटस जो सेकंड था उसको हरा दिया और बैक्टीरिया पर अपना शासन स्थापित कर लिया। तो देखिए एंटियोकस द्वितीय का पुत्र कौन, एंटियोकस द्वितीय का पुत्र थर्ड, यानी कि एंटियोकस थर्ड अपने आप को बैक्टीरिया का राजा मानता था, यानी कि ये अपने आप को राजा मानता था, यानी कि इसको जो डायोडोटस यूथिडेमस है उसको नहीं मानता था, क्योंकि इसके पास ये पावरफुल था, ठीक है। तो
एंटियोकस थर्ड महान व्यक्ति भी था, सेना भी बहुत बड़ी थी। तो वैसे राजा तो यहाँ पर कौन रहता है, यूथिडेमस है। तो क्या होता है कि यूथिडेमस क्या है, इससे डरने लग गया, किससे, एंटियोकस थर्ड से डरने लग गया। और ये क्या करता है कि ये भी थोड़ा सा कूटनीति विचार का व्यक्ति था, यानी कि कूटनीति से काम करने वाला व्यक्ति था। ये चाहता था कि मैं अगर एंटियोकस थर्ड से क्या शांति वार्ता कर लूँ या संधि कर लूँ, तो हम दोनों मिलकर इस पूरे बैक्टीरिया और पर्थिया पर क्या है अपना अधिकार साम्राज्य स्थापित कर ले और वहाँ पर शासन करें। ठीक है, तो देखिएगा इस यूथिडेमस क्या करता है, शांति वार्ता के लिए अपना एक सेनापति होता है, उस सेनापति को क्या करता है, भेजता, कहाँ पे भेजता है, यानी कि इसके पास, यानी कि एंटियोकस थर्ड के पास भेजता। तो उस व्यक्ति का नाम होता है टेलियस। टेलियस एक उसका सेनापति होता है, शांति के लिए भेजता है। तो प्रथम बार शांति वार्ता के लिए किसको भेजा, टेलियस के द्वारा भेजा था, यानी कि टेलियस। ये टेलियस वहां पे जाता है किसके पास, एंटियोकस द्वितीय के पास जाता है। तो बात बनती नहीं है, यानी कि कहने का मतलब शांति वार्ता नहीं होती है, तो ये वापस लौट जाता है। अब यहाँ से डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा हम एक बार फिर से हम इसको लेते हैं। देखिएगा एंटियोकस थर्ड के पास पहली बार कौन जाता है, यूथिडेमस प्रथम का जो सेनापति था टेलियस, ये जाता है। और टेलियस जाता तो ये शांति वार्ता नहीं हो पाती, यानी कि ये असफल रहता है। अब दूसरी बार क्या होता है कि इस एंटियोकस प्रथम का जो पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम डेमेट्रियस। थोड़ा सा यहां से आप याद रखना, अब ये डेमेट्रियस है ना भारत पर आएगा। ठीक है, तो डेमेट्रियस यानी कि यूथिडेमस प्रथम का पुत्र डेमेट्रियस। ऐसे ही देखिएगा आप याद रखिए, सिकंदर का पुत्र कौन होता है, सेल्यूकस का पुत्र कौन होता है, एंटियोकस प्रथम। फिर एंटियोकस प्रथम का पुत्र कौन होता है, सेकंड, एंटियोकस सेकंड। और सेकंड का पुत्र कौन होता है, एंटियोकस थर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वापस क्या होता है कि इस बैक्टीरिया पर जो एंटियोकस थर्ड है उसका वापस शासन होता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये यूथिडेमस है ना, एक अचानक ही कोई अलग से एक व्यक्ति आकर उसको हरा देता है और शासन स्थापित कर लेता है। तो यूथिडेमस क्या करता है, प्रथम तो अपने टेलियस नामक एक सेनापति को भेजता है, किसके पास, एंटियोकस थर्ड के पास, क्योंकि ये सिकंदर की तरह महान था। ठीक है, तो ये भेजता है, तो वहां पर ये भेजता है, तो टेलियस इस शांति वार्ता में सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर इसका जो पुत्र था कौन था, इसका जो पुत्र होता है यानी कि डेमेट्रियस, ये जाता है किसके साथ, यूथिडेमस का पुत्र डेमेट्रियस किसके पास है, एंटियोकस थर्ड के पास जाता है शांति वार्ता के लिए। तो ये कितना बुद्धिमानी व्यक्ति था, यानी कि ये जो डेमेट्रियस था ना, एंटियोकस थर्ड को अपने मतलब वार्ता में ही इतना प्रसन्न कर देता है कि ये दोनों के मध्य क्या हो जाती है कि शांति वार्ता हो जाती है और संधि हो जाती है। और जो एंटियोकस थर्ड था ना, ये इससे डेमेट्रियस इतना खुश होता है, खुश होने के साथ अपनी जो पुत्री है उसका विवाह इसके साथ डेमेट्रियस से कर देता है। तो अब देख लीजिएगा, दो बड़ी शक्ति एक हो जाती है। ठीक है, अब दो बड़ी शक्ति होगी तो पावरफुल होगी। अब ये दोनों मिलकर भारत पे आएंगे, लेकिन जो एंटियोकस थर्ड था ना, ये वापस भारत से वापस आ जाता है और फिर डेमेट्रियस है ना, इस डेमेट्रियस ये भारत पर शासन करता है। ठीक है, तो उसकी हम स्टोरी आगे देखते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं कि जब ये वार्ता होती है तो दोनों जो डेमेट्रियस है ना थर्ड है ना, इस डेमेट्रियस था ना, ये एंटियोकस थर्ड को क्या करता है, इतना इम्प्रेस कर देता है, बातों में इम्प्रेस कर देता है। तो दोनों के मध्य शांति वार्ता हो जाती है और साथ ही जो एंटियोकस थर्ड अपनी पुत्री का विवाह डेमेट्रियस के साथ कर देता है। ठीक है, इसका मतलब ये अपना इसका दामाद हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये एंटियोकस थर्ड क्या है, भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, अभी क्योंकि ये महान शक्ति हो गई थी तो उधर तो बैक्टीरियम तो डेमेट्रियस क्या है शासन करता है। अब ये कहता है कि देखते हैं हम भारत की तरफ चलते हैं, भारत की तरफ देखते हैं, अपना जो भाग्य आजमाते हैं। अगर भारत पर राजन शासन हो जाता तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये डेमेट्रियस एंटियोकस थर्ड भारत में प्रवेश करता है और वो करता है 206 बीसी में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया यवन आक्रमण, मैंने यहाँ से कहाँ से, सिकंदर महान से लेकर अब हम आ गए 206 बीसी के अंदर, यानी कि एंटियोकस थर्ड को हमने भारत में प्रवेश करवा दिया है। तो एक श्रृंखला, यानी कि क्योंकि जो सिकंदर महान का मैंने एक अलग वीडियो बनाया था, सिकंदर महान का अलग वीडियो बनाने के बाद में अब स्टार्ट इस वीडियो में यानी यवन आक्रमण कहाँ से कर रहा हूँ, यानी कि सेल्यूकस से कर रहा हूँ आरंभ, है ना। तो वो भी यवन आक्रमण ही है और ये भी यवन आक्रमण है। अब इसकी जो ये प्रॉपर श्रृंखला चल रही है,
तो एंटियोकस थर्ड क्या करता है, भारत में प्रवेश करता है, 206 बीसी में भारत में प्रवेश करता है। और ये भी कहाँ से प्रवेश करता है, जो हमारे हिंदू कुश पर्वतमाला है या काबुल घाटी, इस काबुल घाटी से प्रवेश कर जाता है, भारत के अंदर कर जाता है। और ये भी क्या युद्ध करता है, देखिएगा एंटियोकस थर्ड ने के पास समय की कमी थी, क्योंकि आपको पता है कम से कम 20 से 30 साल, क्या 25 से 30 साल इस डेमेट्रियस या किससे युद्ध करता है, यूथिडेमस से युद्ध कर लेता है, तो इसके पास समय कम रहता है। और इस समय डियर फ्रेंड्स ये वृद्ध हो जाता है, बुढ़ा भी हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा करना चाहता था भारत में, ये मतलब सडन क्या करना चाहता था, बड़ा करना चाहता था कि भारत में बड़ा ऐसा करूं कि मैं भारत पर अपना अधिकार कर लूं, ठीक है। तो एंटियोकस जो थर्ड है, ये इसके पास ऐसे समय की कमी थी, क्योंकि अपने जीवन का जो अधिकांश जो समय था ना, ये सॉरी डियर फ्रेंड्स, यूथिडेमस फर्स्ट से युद्ध करने में बिताया। और कितने साल, 25 से 30 साल ये क्या कर लेता है, इस युद्ध में इसे युद्ध करता, तो काफी समय खत्म कर लेता है। ये यहाँ पर अंतिम पड़ाव, इसका अंतिम समय था, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं डियर फ्रेंड्स, गला सूख गया, ओके। ठीक है, तो 25 से 30 साल तक ये क्या है, यूथिडेमस से युद्ध में समय बिता देता है, तो ये थोड़ा बड़ा करना चाहता। अब देखिए क्या करता आगे, अब देखते हैं। अर्थात क्या होता है कि समय की कमी के साथ साथ यह सोचता था कि मैं भारत में एक बड़ा काम करूं, और एंटियोकस थर्ड भारत आता है। और उस समय भारत में जो शासक कौन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप याद रखिए, राजा सोफागसेनस। देखिए राजा सोफागसेनस यहाँ पर शासन रहता है भारत पर। कौन, राजा सोफागसेनस। ये कौन आता है, किसके समय, यानी एंटियोकस थर्ड के समय भारत पर जो राजा शासन करता है, राजा सोफागसेनस, ठीक है। तो राजा सोफागसेनस यानी कि भारत में राजा है सोफागसेनस, ये इसे भारतीयों का राजा कहा जाता था। और ये गंधार में इसको एक अलग नाम दे रहा था राजा सोफागसेनस को, सुबकसेन। और ये सुबकसेन था, यानी इसी का नाम सोफागसेन, सुबकसेन। तो गंधार में इसको इस नाम से जानता। जो किसका वंशज था आपको पता है, ये अशोक का वंशज का व्यक्ति था। कहने का मतलब है कि मौर्य वंश अब तक भी यहाँ पे चल रहा था, लेकिन इतना पावरफुल नहीं रहता है, ठीक है। अशोक के समय बहुत पावरफुल रहता है इसका साम्राज्य, लेकिन जो सोबक सेना, सेना है ना, ये सोबक सेना ये अशोक के वंश का ही क्या था, व्यक्ति था, ठीक है, वंश का था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सोबक सेना ने एंटियोकस थर्ड की बड़ी सेना को देखकर, यानी कि सांकेतिक उसको आत्मसमर्पण कर लेता है। जब ये जो एंटियोकस थर्ड भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है, तो सोबक सेना उसकी सेना को देखता है तो थोड़ा सा भयभीत हो जाता है। और भयभीत यानी कि युद्ध करने से पहले ये क्या कर लेता है, उसे समर्पण कर देता है, यानी कि सांकेतिक समर्पण कर लेता है, यानी कि उसके शांति वार्ता कर लेता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, जो ऐसे ही क्या होता है, जो एंटियोकस थर्ड है ना, ये क्या कर लेता है, फिर भारत से वापस लौट जाता है, ठीक है। तो भारत से लौट जाने के बाद फिर आपको पता है डेमेट्रियस फिर अपनी किस्मत आजमाएगा, भारत की तरफ आएगा कि अपने जो ससुर जी है ना, जो काम नहीं कर, सॉरी ससुर जी तो कैसे रहेगा, हाँ ससुर जी है, ओके। एंटियोकस थर्ड अपनी पुत्री का विवाह डेमेट्रियस को करता ना, तो ये ससुर जी को देते, ससुर जी तो वहां से आ जाते हैं, तो ये वापस जाता है, ये डेमेट्रियस सेना लेके जाता है, भारत में आता है, ठीक है। तो देखिएगा आपको पता है कि जो एंटियोकस थर्ड तो वापस आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से कौन आएगा, डेमेट्रियस आएगा, तो इसका जो वंशज यहाँ पर शासन करेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे। तो डेमेट्रियस से भारत में प्रवेश कर जाता है, और वही रास्ता होता है हिंदू कुश पर्वतमाला सिंधु घाटी के मध्य से ये भारत में प्रवेश करता है। और फिर देखिएगा सिंधु घाटी और हिंदू कुश पर्वत और सिंधु नदी के मध्य उसने कई नगरों की स्थापना करता है, और ये भारत में प्रवेश 183 बीसी में करता है, और पंजाब के अंदर आता है ये। और पंजाब का एक साकल है, साकल राज्य है, उसको हम आज वर्तमान सियालकोट कहते हैं। तो सियालकोट यानी साकल को अपनी राजधानी बनाता है 183 बीसी के अंदर। तो याद रखना है कि डेमेट्रियस जब भारत में आता है तो पहले तो कब आता है, 183 बीसी में आता है। और किस पर अधिकार कर लेता है, पंजाब पर, जो पाकिस्तान में है डियर फ्रेंड। पाकिस्तान पहले भारत में ही तो था, ठीक है। पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, हाँ, तो वहां पर जो सियालकोट है, आज उसको सियालकोट बोलते, लेकिन पहले साकल था, ठीक है। डेमेट्रियस समय साकल था, उस पर अधिकार कर लेता है, और उस पर अधिकार करके उसको अपनी राजधानी बनाता है। तो डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण करके किसको अपनी राजधानी बनाता है, तो आपको याद रखना है साकल को बनाता है, जो पंजाब का एक सिटी है, जिसको आज वर्तमान में सियालकोट कहते हैं, ओके। देखते हैं आगे।
अब एक विशेष बात कर लेते हैं, एक नोट देख लेते हैं। देखिएगा, भारतीय साहित्य में यवनों में, यानी कि भारतीय साहित्य में यवनों में जो डेमेट्रियस और मिनांडर की जानकारी मिलती है। यानी कि देखिए ना कि डेमेट्री के पश्चात जो मिनांडर बहुत ही पावरफुल व्यक्ति, ये भी यूनानी था, ये भी भारत पर आक्रमण करता है। तो भारतीय इतिहास में जो जो ग्रंथ वगैरह हैं उनमें सिर्फ डेमेट्रियस और मिनांडर की ही जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा और किसी की नहीं मिलती है। यानी डेमेट्रियस की जानकारी जो पुराण युग पुराण है, युग पुराण नामक एक किताब है साहित्य, इसके अंदर डेमेट्रियस की हमें जानकारी मिलती है। अब देखते हैं यवनों पर जब यवनों ने भारत पर आक्रमण किया तो डेमेट्रियस ने किया था। तो डेमेट्रियस का साम्राज्य कहाँ से लेकर कहाँ तक था, तो आप इसको याद रखिएगा। देखिएगा, यवनों का जो डेमेट्रियस का राज्य कहाँ से कहाँ तक था, साकेत, फैजाबाद और अयोध्या, ठीक है, यहाँ तक था। और पांचाल यानी रुहेलखंड वाला क्षेत्र, मथुरा और जो आगरा का क्षेत्र, ठीक है, और पुष्पपुर यानी कि कुसुमपुर जो पाटलिपुत्र को कहा जाता, और पाटलिपुत्र पर भी इसका अधिकार था, ठीक है। इस समय भारत में मौर्य वंश का शासक शुक मौर्य था। यानी कि जब डेमेट्रियस भारत पर आता है तो उस समय भारत पर जो मौर्य राजवंश भी था, वहां पर जो शुक मौर्य था ये शासन करता। ये अशोक का चौथा उत्तराधिकारी, चौथे वंश का उत्तराधिकारी, ठीक है। तो यहाँ पर मौर्य वंश का कौन शासक था, शालिशुक मौर्य था, और ये डेमेट्रियस के समय था भारत में, ठीक है। तो यहाँ पर आता है ये डेमेट्रियस, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मैंने अभी राज्य बताए इसको आप लिख लेना डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लगातार नोट्स भी बनाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ रहा है तो आप इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम इसको कवर करने वाले, अब बस हो गया और तो क्या, ठीक है। देखते हैं आगे, ओके। मिनांडर साहब आगे, ओके, एक मिनट, हाँ देखते हैं। यवनों के आक्रमण की जानकारी देखिएगा हमें कहाँ कहाँ से, कौन कौन से साहित्य से मिलती है। तो फ्रेंड्स, एक तो हमारा जो कालिदास है, कालिदास का जो एक नाटक है मालविकाग्नि मित्रम में, यह पुस्तक है, इससे हमें जानकारी मिलती है। और उससे पुष्यमित्र शुंग का समय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और एक पतंजलि की द्वारा महाभाष्य किताब लिखी थी, उससे भी हमें यवनों की जानकारी मिलती है कि भारत पर यवनों ने आक्रमण किया था। कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं। देखिएगा, डेमेट्रियस की बात अपन करेंगे, अब हम मिनांडर को लेके आएंगे, ठीक है। देखिएगा, डेमेट्रियस ने साकल यानी पंजाब को राजधानी में, मैंने बताया होगा आज वर्तमान सियालकोट बोलते हैं, तो साकल को अपनी राजधानी बनाया, पहली बात। दूसरी बात है भारतीय राजाओं की उपाधि, और भारत के जो राजा जिस तरह उपाधि धारण करते थे वैसे ही इस डेमेट्रियस के द्वारा भी उपाधि धारण की, दूसरी बात। तीसरी बात है यूनानी और खरोष्टी लिपि वाले सिक्के जारी किए, यानी यूनानी और खरोष्टी जो लिपि थी ना, और जैसे अपने भारतीय जो देवनागरी लिपि वैसे ही उसने यूनानी और खरोष्टी लिपि वाले सिक्के भी जारी किए। तो ये तो हमने बात कर लिए, डेमेट्रियस की बात हमने कर ली, बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। देखिएगा, हमने यहाँ से देखिएगा ये जो मैटर है मैं कहाँ से लेके आया हूँ, बहुत ही किताबों से मैंने इस मैटर को लिया है। वैसे आप किसी गाइड में देखो तो ये गाइड में इतना मैटर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो बहुत कम मैटर मिलेगा। मैं काफ़ी मैटर लेके आया हूँ, तो प्लीज़ आप ना इसको नोट्स बनाएगा और वीडियो को दोबारा से कम से कम 2 या 3 बार देखोगे ना, तो आपको बहुत ही डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। और प्लीज़ 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 टीके स्टडी क्लासेस की जो लिंक है उसके अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर, लाइब्रेरी ग्रुप पे, एजुकेशन ग्रुप में उसके लिंक को शेयर कीजिएगा, तथा इसके जो चैनल उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ वहाँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो ये तो हमने कहानी पढ़ ली है किसकी, डेमेट्रियस के बारे में बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके समान एक शासक था मिनांडर की हम बात कर लेते हैं। तो मिनांडर भारत पे आता है और भारत पर शासन करता है 160 बीसी से लेकर 120 बीसी तक, समथिंग 40 वर्ष तक वो भारत पर शासन करता है। तो ये इसकी बात अपन कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था ये, यानी कि सबसे बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। दूसरी बात, भारत में यूनानी सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया, यानी कि भारत पर यूनानी जो सत्ता थी उसको एक स्टेब्लिश्ड किया, स्थायित्व प्रदान करता है ये मिनांडर, ठीक है। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलहिंद कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखना है कि मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलहिंद कहा गया है, क्योंकि ये आगे जाकर क्या है, ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, ठीक है। देखते हैं आगे, ये क्या कहता है, बौद्ध जो गुरु था यानी कि नागसेन से क्या करता है, मिनांडर दीक्षा लेता है, और दीक्षा लेने के पश्चात क्या होता है कि ये बौद्ध बन जाता है, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। तो इसके द्वारा जो नागसेन के द्वारा एक किताब लिखी गई थी मिलहिंद पन्हो, ये भी याद रखना है, मिलहिंद पन्हो
किसके द्वारा लिखी? नागसेन के द्वारा। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। ठीक है, तो देखिए प्राकृत भाषा किसकी है? जैन की। और बौद्ध की कौन सी है? पाली है। तो अब आगे जाके प्राकृत में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जब जैन धर्म आएगा तब। तो बौद्ध बौद्ध धर्म में क्या कर लेता है? अपना धर्म ग्रहण कर लेता है। बौद्ध बन जाता है ये। और किसके दीक्षा लेकर? नागसेन को। और नागसेन ने एक किताब लिखी थी, मिलिंद पनो किताब लिखी थी, जो मिनांडर के बारे में हमें जानकारी देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, मिनांडर नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। मैंने आपको बता दिया है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने की जानकारी मिलिंद पनो नामक एक बुक है, जिसके द्वारा नागसेन द्वारा लिखी गई, इससे मिलती है। और मिनांडर भी अपनी अपनी जो राजधानी कैपिटल बनाता है वो सियालकोट यानी कि साकलकोट, जिस तरह डेमेट्रियस बनाता है वैसे ही साकल या सियालकोट को राजधानी बनाता है, जो पंजाब के अंदर पाकिस्तान में है। ठीक है, मिनांडर ने कांसे की मुद्रा पर धर्म चक्र का चिन्ह बनाया, यानी कि जो उसने कांसा की जो मुद्रा चलाई थी उस पर धर्म चक्रम का ये चिन्ह अंकित करवाता है। कौन? मिनांडर करवाता है। ठीक है, आगे करें बात। ओके, आगे करते हैं। देखिएगा, अब मिनांडर का साम्राज्य विस्तार देखते हैं कि मिनांडर ने कहाँ से लेकर कहाँ तक अपना साम्राज्य विस्तार करता है। देखिएगा, उत्तर में काबुल। ठीक है, काबुल आपको पता है। ओके, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। दक्षिण में बुंदेलखंड आपको पता है कि ये जो यूपी वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, और पश्चिम में सिंध यानी कि गंधार, और मथुरा, उत्तर में मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश तक इसका साम्राज्य है। तो ये आप याद रखना है। ठीक है, इसके साथ मिनांडर ने एक लिपि लेके आता है, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि लेके आता है। मिनांडर के सिक्के कहाँ से मिलते हैं? भड़ोच यानी कि गुजरात से। उस समय जो भड़ोच था एक बंदरगाह था, यानी कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जो बंदरगाह था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता, ट्रेड होता था। तो उस समय भी क्या भड़ोच था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भड़ोच कहाँ है? गुजरात में। एक बंदरगाह था, ये अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। अब देखिए, शुंग वंश मैंने आपको पीछे बताया, शुंग वंश का शासक था एक वासुदेव। ये वासुदेव था। इस वासुदेव ने यवनों को हराया था, यानी कि शुंग वंश का शासक जो वासुदेव है, इन्हें यवनों को उसने हराया था। हाल ही में कौशाम्बी के रेहक में यवनों का एक अभिलेख मिला है, यानी कि यवनों का एक अभिलेख मिला। कहाँ? कौशाम्बी के रेह में। ठीक है, और अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली है, मिनांडर की बात कर लिया। अब हम थोड़े से और शासकों की बात कर लेते हैं। यूक्रेटाइटिस। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा ऐसे नाम है, उसको आप बार बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। यूक्रेटाइटिस है। इस यूक्रेटाइटिस आता है भारत में, तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाता। तो याद क्या करना है? डेमेट्रियस ने किसको राजधानी बनाया? सियालकोट को। मिनांडर ने किसको बनाया? सियालकोट यानी कि जो साकल उसको बनाया। लेकिन यूक्रेटाइटिस जब का शासन रहता है तो ये भारत पर किसको राजधानी? तक्षशिला को राजधानी बनाता है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए फिर एक राजा और आता है, एंटियालकिड्स। ठीक है, एंटियालकिड्स है, ये क्या है? शुंग शासक भागभद्र के विदिशा में स्थित दरबार में अपना राजदूत हेलियोडोरस को भेजा, जिसे गरुड़ स्तंभ लगाते। ये आप याद रखना है कि विदिशा के अंदर जो गरुड़ स्तंभ किसके द्वारा लगाया गया था? ये एंटियालकिड्स के द्वारा। और ये कहाँ किसका? शुंग शासक था, और भागभद्र के समय ये भारत में आया था। ठीक है, गरुड़ स्तंभ वासुदेव यानी कि जो भागवत धर्म को क्या है? समर्पित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा ये बात करेंगे कि जो भारत पर जो एंडो ग्रीक या जो यूनानी थी उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कहने मतलब यूनानियों का भारत को क्या देन है, यानी कि क्या देखे गए हैं। ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, यानी कि यूनानियों की देन क्या है। ठीक है, तो आपको पता है बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें सिखा के गए हैं भारतवासियों को। देखिएगा, सबसे पहले देखें तो सबसे पहले यूनानी राजाओं ने ही सिक्कों पर राजा का नाम और तारीख अंकित करवाई। समझ में आया? यानी कि जो सिक्कों पर जो नाम था राजा का और जो उस पर तारीख लिखवाने का काम किसके द्वारा करवाया था? यानी कि जो यूनानी शासकों के द्वारा। तो उसकी नकल हमारे भारतवासी भी करने लगे। ठीक है, तो वो भी क्या है कि अपना नाम और अपनी तारीख वगैरह उस पर लिखवाने प्रारंभ कर दिए। पहली बात। दूसरी बात अगर करें, लेख वाले सिक्के भी सबसे पहले इन्होंने चलाए, यानी कि लेख वाले इस पर लिखवाने का काम, यानी कि सोने का सिक्का भी इन्होंने चलाया। ठीक है, इसके बाद में द्विभाषा युक्त सिक्के है। उत्तर पश्चिम भारत में हेलेनोस्टिक जो कला है चलाई, यानी कि गांधार शैली को कहते हैं। आगे जाकर ये जो हेलेनोस्टिक जो कला है ये आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी गांधार शैली में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये देन है।
इसके अलावा तपस्या है, योग है, सप्ताह के 7 दिन है, ज्योतिष है, विभिन्न ग्रहों के नाम की जानकारी, नक्षत्रों से जो भविष्यवाणी बताने का काम, ये सारी की सारी बातें हमें किसकी देन है? यवनों की ही देन है। ठीक है, तो ये है। इसके साथ ही गार्गी संहिता, वराहमिहिर ने यवनों को पूजने कहा, यानी कि गार्गी जो संहिता है और जो वराहमिहिर है यानी कि ज्योतिषी थे, ये यवनों को क्या बताए? पूजने बताए। वैसे तो यवन खतरनाक थे, बर्बर एक तरह के बर्बर लोग थे, ठीक है, लेकिन उनको पूजनीय बताया है यानी वराहमिहिर के द्वारा। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमें भारत के पर इंडो ग्रीक का प्रभाव यानी भारत की देन है। तो ठीक है, तो आज हमने डियर फ्रेंड्स ये पूरा जो भारत पर यवन आक्रमण है उसको हमने कवर कर लिया। तो कैसा आपको ये वीडियो लगा? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है? तो तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।